हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं 4 बजे हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास होता है और बीएड फर्स्ट ईयर में अभी हम लर्निंग एंड टीचिंग लेकर चल रहे हैं। चाइल्डहुड एंड कंटेम्प्रेरी दोनों हमने खत्म कर लिया है और अब हमारा लर्निंग एंड टीचिंग चल रहा है, जिसमें से हम आज जो लेकर आए हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन लेकर आए। इवेल्युएशन किस तरह से होता है वो है टॉपिक, जिसमें से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की आवश्यकता क्यों है, क्या है ये किसे कहते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है पहचानना, मतलब कि समस्याओं का पता लगाना, प्रॉब्लम्स का पता लगाना। प्रॉब्लम्स को जो है किस तरह से हम पता लगा सकते हैं ये इस टेस्ट में बताया जाता है। तो हम उन सारे प्रॉब्लम्स को पता लगाकर फिर उसका जो है निदान करते हैं, उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। यही होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, मीनिंग यही है, हम जो है समस्याओं के बारे में पता लगाते हैं और समस्याओं के बारे में पता चलने के बाद उन समस्याओं को का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यही होता है डायग्नोस्टिक। अब इसमें आप बोलोगे कि इसको हम एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो एक्चुअली में ये एजुकेशन में ही ज़्यादा यूज़ होता है। हम बच्चों के पास जो भी बच्चे होते हैं उनमें ये टेस्ट करते हैं, उनसे हमें जो है उनकी बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में ये साइकोलॉजिकल होता है। तो उनसे उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे उनको अगर बोलने में हेजिटेशन होता है, पढ़ने में हेजिटेशन होता है, किसी भी तरह का उनको प्रॉब्लम है, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें हम ये टेस्ट जो है करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर हमें उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम का एग्जैक्टली पता चलता है और फिर उनका सॉल्यूशन निकलता है। इसी तरह से होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बुकीज लैंग्वेज पे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते। बिल्कुल सही, दो क्या तीन, कोई भी बच्चा जो है समान नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं। बच्चे के व्यक्तिगत भेदों का पता लगाना, इन भेदों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना और वर्ग विशेष के बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करना मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल एटीट्यूड है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हर एक बच्चा जो है एक दूसरे से अलग है। तो जिस भी बच्चे में जो भी कमी है या फिर जो भी उसमें खूबी है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम शिक्षण विधियों का चयन करते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। अगर आप देखें तो बहुत जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि बच्चों को जो है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान होता है, बहुत सीखने संबंधी उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ये सारी चीज़ें यही है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये सारे प्रॉब्लम है उनको, ये हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए हमें इस डायग्नोस्टिक टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। चलिए अब हम उनके मान लीजिए ऐसे समस्याओं का पता लगा लेते हैं और फिर उसको जो है उसका निदान करते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं। उसके लिए हम लोग एजुकेशनल डायग्नोसिस तथा इन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करने को उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। देखिए, जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं उसको हम रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। अब मान लीजिए, अभी जस्ट एग्जांपल से समझिएगा कि एक बच्चा है क्लास में, ठीक है, उसको ना रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो रीड नहीं प्रॉपरली रीड अगर बोले तो नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। ठीक है, तो आज आप उससे रीडिंग करवाते हैं, ये प्रॉब्लम आपको पता चल रहा है, रीडिंग आपने करवाया तो आपको पता चला। अब आप क्या करेंगे, क्या उस बच्चे को वहीं छोड़ देंगे या फिर उससे कभी जो है रीडिंग करवाएंगे ही नहीं, क्या करेंगे आप? तो उसके लिए हम जो है अलग से प्लान करेंगे कि हम उस बच्चे की इस कमी को हम कैसे दूर करें, क्यों और किस तरह की समस्या है उसको हम दूर करें। या तो वो वर्ड्स को पहचान नहीं पा रहा है या उसको बोलने में तकलीफ हो रही है, किसी भी तरह का, तो ये हम पता करने के बाद उसके लिए एक अलग से क्लास की व्यवस्था करेंगे, जिसको हम रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। और उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ उसकी इस समस्या पे जो है काम किया जाएगा, उसको सिखाने का ट्राई किया जाएगा, उसको
पुश करने का ट्राई किया जाएगा, जिससे कि उसकी समस्याएं और भी क्लियरली समझ में आएगी और वो दूर होगी। तो यही है एजुकेशनल डायग्नोसिस, मतलब कि सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं उस प्रॉब्लम का, उसको एजुकेशनल डायग्नोसिस या रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार शैक्षणिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। शैक्षणिक निदान यानी कि ये एजुकेशनल डायग्नोसिस और उपचारात्मक शिक्षण जिसको बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग, ये दोनों जो है एक दूसरे से ही जुड़ता हुआ है, कनेक्टेड है। यूँ तो बच्चों की कठिनाइयों का निदान प्राचीन काल में भी किया जाता था। गुरुजन अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे और जहाँ बच्चों में अशुद्धि या कमजोरी पाई जाती थी वहाँ क्यों और कैसे पूछकर कमजोरी या अशुद्धि का पता लगाकर उसको दूर किया जाता था। परंतु यह विधि केवल निरीक्षण तथा प्रश्नोत्तर तक ही सीमित थी। आज बच्चे की कमजोरी का पता लगाने के लिए, इसके क्या कारण हो सकते हैं करने के लिए हम लोग वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। हम लोग जो है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम लोग एजुकेशनल डायग्नोसिस के बारे में समझेंगे कि ये है क्या। आज यह निदान अनेक प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला तो जो इसका आप सोचेंगे कि भाई ये हम कैसे पता लगा ले कि बच्चे में क्या समस्या है। तो सबसे पहला जो होता है ना ऑब्जर्वेशन, जिसको हम निरीक्षण बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट और बहुत ही कम खर्चीला जो है ये उपाय होता है। इवन आप लोग को में भी पता ना हो, लेकिन अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाए हुए हो या पढ़ाना चाहते हो या पढ़ाते हो तो आप ये ऑटोमेटिक जो है ये वाला मेथड, ये वाला परीक्षण जो है कर ही लेते हो। हम जो है बच्चों को पढ़ाते टाइम में ऑब्जर्व करते हैं ना कि हाँ ये ठीक से पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है। हमने वहाँ पे एक ऑब्जर्व किया कि ये ठीक से नहीं पढ़ाई कर रहा है, फिर हम उसको और ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है, फिर उसके प्रॉब्लम को समझेंगे। तो यही होता है ऑब्जर्वेशन। तो सबसे बेस्ट इसमें जो होता है ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें क्या है, निरीक्षण का अर्थ है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर किसी के कार्य आदि को देखना। यह पद्धति बालक के विकास तथा उनकी रुचियों का अनुमान लगाने की अध्यापक की अंतिम पद्धतियों में से एक है। बालकों को वास्तविक कक्षा कार्यों में व्यस्त देखकर उनकी रुचियां, भावना, अभिवृत्ति, व्यवहार की मोटी मोटी बातों का भली प्रकार पता लगाया जा सकता है। नॉर्मली भी, जनरली भी इसको यूज़ करके बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें, उनकी फीलिंग्स क्या है, ये सब चीज़ों का पता लगाया जाता है। इससे अध्यापक को यह पता चलेगा कि बालक दूसरों की भावनाओं तथा दूसरों की रुचियों का कितना आदर करते हैं, कक्षा में अनुशासन का पालन किस सीमा तक करते हैं तथा आवश्यकता के समय दूसरों को सहायता प्रदान करने में कितना आनंद लेते हैं। ये सारी चीजें हमें पता चली जाती, राइट। निरीक्षण यहाँ पे जो है इस विधि से अध्यापक यह भी निरीक्षण कर सकता है कि बच्चे का कक्षा में कमजोर होने का क्या कारण है। कहीं जो सामग्री अध्यापक बच्चे को प्रदान कर रहा है, जो टीचिंग मटेरियल दे रहा है, वो बच्चे के स्तर के ऊपर तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि हाई स्टैंडर्ड का है इसीलिए बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, या फिर क्या यह विषय सामग्री बच्चे के अनुकूल है, या बच्चे का घरेलू वातावरण अनुकूल है या अध्ययन के लिए अनुकूल नहीं है, इसमें घर में उचित स्थान होगा, प्रकाश तथा वायु आते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखा जाता है कि इसका जो है पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम है, या स्कूल में ही किसी से प्रॉब्लम हुआ है, या जो टीचिंग मटेरियल दिया जा रहा है वो इसके लेवल का नहीं है, या जो पढ़ाया जा रहा है वो इसके लेवल का नहीं है। ये सारी चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन मेथड से ही जो है टीचर को पता चलता है। क्या बच्चे का स्कूली पर्यावरण उपयुक्त है, इसके उसके उठने बैठने के लिए उचित स्थान, प्रकाश एवं वायु प्रबंध, जल का प्रबंध, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, ये सारी चीज़ों का जो है ऑब्जर्वेशन किया जाता है। फिर है शिक्षा की उपयोगिता। बच्चा जो ग्रहण कर रहा है उसका उसके जीवन से संबंध तथा उसकी उपयोगिता भी है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है टीचर ऑब्जर्वेशन मेथड से ही जो है वो पूरा करता है। दूसरा जो है हमारा संचयी रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। देखिए एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, आप जिस भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो उसमें देखिए टीचर में एक क्लास टीचर होता है, राइट। क्लास टीचर जस्ट लाइक गार्जियन होता है, वो समझ लीजिए कि वो आपका बच्चा है। तो उसमें आपको ना रिकॉर्ड रखना पड़ता है, रिकॉर्ड, जिसको कि इसका रिकॉर्ड पूरा स्टार्टिंग से रहता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितना सीख रहा है, कहाँ पे कौन से टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं, कितने दिन प्रेजेंट रहता है, यूनिफॉर्म में आता है या नहीं, मतलब टोटल रिकॉर्ड उसका जो है टीचर के पास रहता है। वो होता है जो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड।
उसका क्या कार्य है, कैसे वो कार्य करता है, किस क्षेत्र में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें। इस प्रकार के कार्डों से बालकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए दैनिक, मासिक या वार्षिक कार्यों का पता चल जाता है। इनसे बालकों के जीवन संबंधी विभिन्न पहलुओं तथा भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक विशेषताओं का पता चलता है। अतः बालकों की रुचियों, अरुचियों, अभिवृत्तियों तथा गुणों और चरित्र संबंधी विशेषताओं को जानने या विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं में उनकी उपलब्धि जानने के लिए इस प्रकार के कार्य बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है स्टूडेंट्स के बारे में। तीसरा जो है घटनावृत्त, ये क्या है? इसके अभिप्राय बालक के जीवन को किसी घटना या स्थिति का वर्णन करने से बालक के व्यवहार की ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो किसी विशिष्ट समय के बीच एकत्रित की गई है, बालक व्यवहार परिवर्तन या इसकी प्रवृत्ति पर प्रकाश डाल सकती है। वास्तव में यह भी निरीक्षण की गई बातों का रिकॉर्ड रखने का ही है। बालकों के व्यवहार से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का सही रिकॉर्ड रखा जाए तथा घटना को तिथि, समय तथा स्थिति आदि का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। किसी विशेष अवधि के समाप्ति पर जब इस प्रकार की काफ़ी घटनाएं एकत्रित हो जाए तो अध्यापक इनकी सहायता से बालकों की अभिवृत्ति, व्यवहार और कमजोरियों का अनुमान लगा सकता है। देखिए, घटनावृत्त का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली वो जो बच्चा है किस तरह का जो है काम करता है, कोई पर्टिकुलर जो है उसके साथ ऐसी घटनाएं, ऐसी इंसिडेंट हुए हो जिसका जो है रिकॉर्ड बना करके रखा जाता है। इससे बच्चे का जो है बिहेवियर से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, तो ये रिकॉर्ड भी रखा जाता है। विषय संबंधित कठिनाइयों का पता लगाने के लिए यथा सामग्री से संबंधित विभिन्न परीक्षाएं बनाई जा सकती है और छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है। ये तो हो गए कि उसका बिहेवियर, उसका परफॉर्मेंस, उसका क्या विकास हुआ है भौतिक रूप पे, सामाजिक रूप पे, भावनात्मक रूप पे। ये हो गया कि वो उसने क्या क्या कांड किए हैं या फिर क्या क्या अचीवमेंट उसके लाइफ का है, ये इससे पता चल गया। अब हमारा है कि हमें जो है पता चले कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बच्चा कैसा है, एकेडमिक कैसा है। तो उसके लिए हम एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम लेने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो उसके मार्क्स आते हैं हर सब्जेक्ट में, उससे हमें उसके रुचि के बारे में, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, कितना किस सब्जेक्ट में कर रहा है, किस सब्जेक्ट में कितनी कमजोरियां हैं उसकी, क्या अशुद्धि है, इस सब चीज़ का पता चलता है। अब हम देखेंगे रेमेडियल टीचिंग क्या है। देखिए, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है। रेमेडियल टीचिंग पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। देखिए, मैं ऐसे ही जनरली स्कूल का बात बता रही हूँ क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें हम एक्चुअली में प्रैक्टिकल में करते हैं। होता क्या है ना कि हमारे क्लास में, जस्ट एज्यूम करके मैं बता रही हूँ, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और उसमें से जो है 20 बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है, 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। और फिर आप अपना एक टॉपिक क्लियर करने के बाद जो है टेस्ट लेते हो। टेस्ट लेने के बाद ही पता चल जाता है कि भाई ये 10 बच्चे जो है नहीं समझे। फिर उन 10 बच्चों को जो है आप ऑब्ज़र्व करते हो, उनको जो है ऑब्ज़र्व करते हो। इवन आप अपने जो कलीग्स, जो आपके जो टीचर्स और दूसरे सब्जेक्ट के रहते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हो कि भाई ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं क्या आपके सब्जेक्ट में कैसे हैं, तो वो सारे शेयर करते हैं, मेरे सब्जेक्ट में भी ऐसा ही है, ऐसा ही सब पता। तो इससे ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्वेशन मेथड से ही आपका होता है। उसके बाद जो है आप रिकॉर्ड देखते हो, जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स ने जो रिकॉर्ड बनाया है उनका रिकॉर्ड देखोगे कि इस बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है। फिर फाइनली उन बच्चे के पास जाकर के आप उनसे पूछने का ट्राई करोगे कि एक्चुअली में उसको समझ में क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको पता चल गया कि हाँ, ये 10 बच्चों में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो है एक पर्टिकुलर अलग से क्लास सेट किया जाता है। ये क्लास जो है, जो नॉर्मल क्लासेस होते हैं उसके बाद लिया जाता है या पहले लिया जाता है, जिससे कि उनको उनके प्रॉब्लम को समझा जाए, उनके बेस को समझा जाए, उनके बेसिक्स अगर वीक है तो उनको बताया जाए। तो ये रेमेडियल टीचिंग वो होता है जिसमें कि जो प्रॉब्लमेटिक जो बच्चे होते हैं, जिनमें प्रॉब्लम होती है, जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको अलग से एक क्लास प्रोवाइड किया जाता है जिससे उनको समझाया जा सके। और फिर 1 महीने का रेमेडियल क्लास देने के बाद पता चलता है वो बच्चे फिर से बैक टू नॉर्मल हो चुके हैं, तो उनको क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से रेमेडियल टीचिंग होती है। अब ये मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में बताया। अब हम देखेंगे इसको बुकीज लैंग्वेज में।
निदान का अपना कोई महत्व नहीं है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं। बिल्कुल, डायग्नोसिस का मतलब होता है प्रॉब्लम का पता लगाना। हमने प्रॉब्लम का पता तो लगा लिया, लेकिन अब उस प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, उसका उपचार नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं। तो निदान की क्रिया में केवल बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण में इन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाता है। प्राचीन काल में निदान का रूप बड़ा सीमित एवं अपूर्ण था, इसलिए उपचारात्मक शिक्षण भी अपने में सीमित एवं अपूर्ण था। आज निदान का रूप भी विस्तृत हो गया है और उपचारात्मक शिक्षण का भी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में देखें। शैक्षिक निदान तथा निदानात्मक परीक्षणों के लाभ या महत्व। बच्चे की कठिनाइयों का पता लग जाता है, इससे बच्चे में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका पता लगता है। लाभ या इम्पोर्टेंस बता रहा है। कठिनाइयों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है। ठीक है, बहुत अलग अलग मेथड से जो है उनको दूर किया जाता है। कठिनाइयों को दूर करने से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। हाँ, जब हमारी क्लास में 30 में से 20 बच्चे को समझ में आया, 10 बच्चे को नहीं समझ में आया, तो हमने उसके ऊपर काम किया कि भाई क्यों नहीं समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है। और वो काम करके फिर से जब बच्चे अच्छे हो गए, सब नॉर्मल हो गया, तो उनको जब क्लास में लाया गया तो आपको भी, आपका भी टीचिंग तो अच्छा होगा ना। आपका टीचिंग जो प्रोसेस है वो तो अपने आप एनहेंस कर जाएगा कि आप 30 में से 29 बच्चों को या 30 बच्चों को समझ में आ रहा है। तो इससे जो है बच्चों की क्षमता और बच्चों की योग्यता का तो विकास होता ही है। बच्चों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को व्यक्तिगत रूप से दूर किया जाता है। बिल्कुल, जो हम रेमेडियल क्लास लेते हैं उसमें एक एक बच्चे की, इंडिविजुअल बच्चे के जो है इंडिविजुअल प्रॉब्लम को समझ करके उसको दूर किया जाता है। इसके एक और तो बच्चों की व्यक्तिगत कठिनाइयां दूर होती है और दूसरी और अन्य छात्र अरुचिकर पर्यावरण से बच जाते हैं। अब इसके लिए अलग से हम क्लास दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो बच्चे अच्छे हैं उनका भी तो टाइम बचता है, उनको भी तो, अब ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल क्लास में ही उन बच्चों को समझाने लगे, ये करने लगे, तो जो बाकी बच्चे हैं जो अच्छे हैं, 20 बच्चे जो अच्छे हैं, उनका तो टाइम वेस्ट होगा। तो हम इसीलिए अलग से क्लास सेट करते हैं इसके लिए। छात्र कुसमायोजन से बच जाते हैं। अब क्या है कि हम उन 10 बच्चों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बिल्कुल अपने आप को जो है अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उनको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्लास में, वो अपने आप को बहुत ही नीचे देखने लगेंगे, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों से बच्चे जो है बच जाते हैं। बच्चों की शारीरिक, भावात्मक एवं सामाजिक क्षमताएं तथा योग्यताएं विकसित होती है और उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। बिल्कुल। अब इसका हम निष्कर्ष देखें कि ये कंक्लूजन क्या है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को कंक्लूजन जो है लास्ट में लिखना चाहिए। तो यदि हम प्रत्येक बच्चे को अपना विकास करने के समान एवं समुचित अवसर प्रदान करने की दिशा में सोचते हैं, तो हमें उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों का पता लगाना होगा और उन्हें दूर करते हुए शिक्षा निदान और उपचारात्मक शिक्षण का बड़ा महत्व है। शैक्षिक निदान और उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों को लाभ हो रहा है अथवा नहीं, अध्यापक को यह भी देखते रहना चाहिए। इसके लिए बच्चों को परीक्षा की कसौटी पर कसकर देख लेना आवश्यक है। यदि बच्चे कुछ समायोजन से बच रहे हैं, अध्ययन करने की और उनकी रुचि बढ़ रही है, उनके व्यवहार में तथा परिवर्तन हो रहा है, तो समझना चाहिए कि वे निदान उपचारात्मक शिक्षण से लाभान्वित हो रहे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो हमारा जो है मेन मोटो क्या होता है कि सभी बच्चों को समझ में, अगर उनमें से कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम जो है ये निदानात्मक जो हमारा परीक्षण होता है इसका हम यूज़ करते हैं और बच्चों की समस्याओं का पता लगाते हैं। जब हमें समस्याओं का पता लग जाता है तो उसका हम उपचार करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो इस तरह से सभी बच्चों का जो है उनके व्यक्तित्व का, उनकी पर्सनालिटी को हम डेवलप कर पाते हैं इस विधि द्वारा। अब इंग्लिश में देखिए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का है और यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल्स इन सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। फिर है क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल्स, देन क्राइटेरिया फॉर द यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल्स, सेम। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के इंग्लिश का भी नोट्स जो कि डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट था, कुछ और मेथड है जो इम्पॉर्टेंट मेथड होंगे वो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी और वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और जो भी टॉपिक आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हो उसको डेफिनेटली मैं क्लियर करते जाऊंगी। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।